नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे अदाकार के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिनका नाम लेते ही सबसे पहले जहन में उनकी बोलती हुई आंखें आती हैं। इरफान। इरफान आज अगर हमारे बीच होते तो हम उनकी 56वीं सालगिरह पर उसको सेलिब्रेट करने के लिए यही आयोजन कर रहे होते और उसका जश्न मना रहे होते। 3 बरस पहले वो हमसे जुदा हो गए। उन्होंने दुनिया को उसी तरह से अलविदा कर दिया जैसे फिल्म नेमसेक में उनका किरदार अशोक गांगुली बगैर पर्दे पर आए ही दुनिया को गुड बाय कर देता है। आज उनके तमाम किरदार हमारे ज़हन में आ रहे हैं। आज वो भले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन तमाम किरदारों के यादगार किरदार जो उन्होंने पर्दे पर निभाए हैं, उसके ज़रिए वो आज भी हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। आज याद आ रहा है फिल्म हासिल का रणविजय सिंह, नेमसेक के अशोक गांगुली, लाइफ ऑफ पाई का पाई पटेल, लंच बॉक्स के साजन फर्नांडिस, राज बत्रा हिंदी मीडियम का, पान सिंह तोमर, राणा चौधरी पीकू, हैदर के रूहदार, मकबूल। ये तमाम किरदार हमें याद आ रहे हैं और याद आते रहेंगे। और पर्दे पर जो इरफान ने अपना जादू किया था, वो आने वाले कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे और सीखने का मौका देते रहेंगे। इन तमाम किरदारों का नाम लेते हुए ये भी ज़हन में आता है कि आखिर एक कलाकार अपनी अदाकारी में इतनी गहराई, इतनी लेयर्स किस तरह से लाता है, कैसे पैदा करता है? कैसे उनका चेहरा पर्दे पर उनकी मौजूदगी भर लगता था कि जैसे बोल रही है, कुछ कह रही है, कुछ संवाद कर रही है, बगैर किसी डायलॉग के भी। उनकी शख्सियत को लेके, उनके भीतर के कलाकार को लेके, उसकी संजीदगी को लेके बहुत कुछ कहा गया है, बोला गया है, लिखा गया है। लेकिन हाल ही में एक बहुत दिलचस्प किताब आई है जिसमें इरफान साहब से कई गुफ्तगू दर्ज है, उनके लंबे इंटरव्यूज़ दर्ज हैं और उनको पढ़ने से एक शख्स के तौर पे, एक इंसान के तौर पे इरफान के शख्सियत की गहराई, उनकी संजीदगी को समझने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। वो किताब है और कुछ पन्ने कोरे रह गए इरफान, और इसे लिखा है सीनियर जर्नलिस्ट, लेखक और फिल्म क्रिटिक अजय ब्रह्मात्मत जी ने, जो इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और ये भी मैं जिक्र कर दूं कि अजय जी का और इरफान का कई दशकों का नाता रहा है, बहुत शुरुआती दौर से। तो अजय जी ने इरफान को, इरफान की शख्सियत को, उनके अदाकार को बनते गढ़ते हुए सालों साल देखा है और उनसे उस पर चर्चा की है। और उनकी वो तमाम बातें, उनका वो तमाम एनालिसिस, उनका वो तमाम ऑब्जर्वेशन इस किताब में दर्ज है। तो ये किताब अपने आप में कई लिहाज से पढ़ने लायक हो जाती है। एक अदाकार को, एक संजीदा अदाकार को समझने के लिए, उसके थॉट प्रोसेस को जानने के लिए, और उन कलाकारों के लिए भी जो इरफान जैसी मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं। तो आज अजय जी से हम इसी किताब के ज़रिए, इस किताब के बहाने इरफान को याद कर रहे हैं और उनसे बात करते हैं। अजय जी, स्वागत है। आपने जी इतनी नमस्कार। बेहतरीन किताब लिखी है इरफान पे, हम्म, और उस पे हम हम्म, चर्चा कर रहे हैं। आपने किताब में बताया है कि इरफान से 1990 के दौर से आप जुड़े हुए हैं, जब वो मुंबई के एसिक नगर में रहा करते थे और आप भी मुंबई में थे। इरफान साहब 1987 के बैच के पास आउट हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। और शुरुआती दौर में उन्होंने टीवी के कुछ काम किए थे, मेरे ख्याल से 88 के आसपास। कथा सागर में श्याम बेनेगल साहब के वार्ड नंबर 6 जो कहानी है चिखव की, उसके लिए अदाकारी की थी। कुछ और सीरियल्स किए थे, फिर वो मुंबई में थे और तब आपसे जान पहचान हुई। तो मुंबई में जिस इरफान से आप मिले थे, आपने इस किताब में दर्ज किया है वो बातचीत भी, उनके बारे में आप कुछ बताएं, और इरफान से आपकी जान पहचान के इतिहास के बारे में पहले आप कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। इरफान से मेरा परिचय सबसे पहले मेरी बहन है अलका श्रीवास्तव और उनके जी। पति हैं ईशान त्रिवेदी। तो इन लोगों के घर पे वे आकर ठहरे थे। जब पहली बार बम्बई आए थे तो बम्बई आने पर उन्हीं के यहाँ रुके थे। जैसा कि अमूमन होता है मुंबई में, आप जब पहली बार आते हैं तो किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी दोस्त के यहाँ या किसी परिचित के यहाँ, और कोई नहीं है तब किसी होटल में ठहरते हैं आप। तो जाहिर सी बात है, और वो लोग मेरे रिश्तेदार थे तो उनसे मिलना जुलना था, और दोनों एनएसडी के प्रोडक्ट हैं, इनके सीनियर रहे हम्म। इरफान के। तो हम्म। इस हिसाब से मेरा परिचय वहां से शुरू हुआ, और हम्म। फिर धीरे धीरे वो परिचय अपने आप एक ऑर्गेनिक तरीके से शेप लेता गया, गाढ़ा होता गया। और फिर वहां के बाद वे लोग एसिक नगर में शिफ्ट कर गए थे। एसिक नगर में उनके मामा रहा करते थे, तो हम्म। मामा ने अपना एक कमरा उनको दे दिया था रहने के लिए।
और उसी कमरे में किचन भी था, उसी कमरे में बेडरूम भी था, तो सब कुछ था अपना, एक ही कमरे में सब, जैसा कि होता है। और इरफान के साथ अच्छी बात रही कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। वे हमेशा काम की तलाश पे थे, खोज में थे, लेकिन कभी खुद को स्ट्रगलर नहीं कहा उन्होंने। इस शब्द से शायद उन्हें बहुत लगाव नहीं था। और लगातार हमने देखा कि किस तरीके से वे एक एक करके आगे बढ़ते गए, और फिर उनके ठिकाने भी बदलते गए, उनकी फिल्में बदलती गई। और बहुत पहले 2005 में ही महेश भट्ट से मैंने एक बार कहा था कि इरफान पर कुछ लिखिए आप, क्योंकि तब वे महेश भट्ट के साथ कुछ काम कर रहे थे इरफान। और उस समय महेश भट्ट ने 2005 में, जबकि कोई सुगबुगाहट नहीं थी विदेशों की, हॉलीवुड की, तब महेश भट्ट साहब ने कहा था कि यह भविष्य का अभिनेता है और आप देखना भारत से निकला यह पहला इंटरनेशनल कलाकार होगा। जाहिर है पारखी नजर महेश भट्ट की और योग्य अभिनेता इरफान को हमने देखा बाद के समय में, 2005 के बाद कैसे वे लगातार विदेशों में उतनी ही पॉपुलर, उनकी विदेशों की पॉपुलैरिटी भारत में लोग अंदाजा नहीं लगा पाते, इसलिए भी कि भारत में जैसी फिल्में उनको मिली या जो फिल्में की उन्होंने, उनमें से चंद बहुत अच्छी फिल्में हैं, देखिए बहुत सारी उसमें सामान्य फिल्में हैं, मैं तो कहूँगा कई बार कि घटिया फिल्में। लेकिन इरफान को इससे दिक्कत नहीं होती थी, उनका कहना था कि मैं यहाँ के दर्शकों के बीच भी रहना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो काम बंद कर सकता हूँ भारत में और अपना ठिकाना भी बदल सकता हूँ, मैं, मेरे पास जितना काम है, लेकिन इस देश से, यहाँ की मिट्टी से मुझे प्यार है, यहाँ के लोगों से मुझे प्यार है, और मैं उनसे मिलते रहना चाहता हूँ, उनके बीच रहना चाहता हूँ। और इस वजह से वे यहाँ टिके रहे और यहाँ की सामान्य सी फिल्में, साधारण सी फिल्में करते रहे। एक बार मेरे सामने ही बैठे हुए थे और किसी का इंटरव्यू चल रहा था, कोई पत्रकार, जाहिर सी बात है हम हिंदी के और अंग्रेजी के पत्रकार थोड़े अनभिज्ञ भी हुआ करते हैं, हमें मालूम नहीं रहता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया में। तो उनसे किसी ने पूछा कि इरफान आपकी कोई फिल्म 100 करोड़ क्यों नहीं पार करती है, जो 100 करोड़ का आंकड़ा भारत में चलता है। तो इरफान, जो इनके तिरछी मुस्कान, मंद मुस्कान उनकी थी, तिर्यक मुस्कान मैं कहता था, वैसा वो हंसे। उस हंसी में आवाज नहीं थी, लेकिन वो हंसी, उस हंसी में व्यंग्य था जो आप समझ सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा यार थोड़ा पता कर लिया करो, तुम लोग पढ़ लिया करो, आपको पता है लाइफ ऑफ पाई ने कितना बिजनेस किया है? 2000 करोड़। बाप रे, एंगली की। हाँ, तो लाइफ ऑफ पाई का भी एक्टर मैं ही हूं ना जी। तो इस तरीके की बातें होती है, लेकिन वहां वो नाराज नहीं हुए, वो अनभिज्ञता पर खिन्न जरूर हुए, लेकिन नाराजगी नहीं जाहिर की उन्होंने। तो ये उनके स्वभाव की मर्यादा थी, एक स्वभाव की नरमी थी, विनम्रता थी उनमें, जो लगातार रही। और ऐसे कई प्रसंग है, खास करके हिंदी पत्रकारों ने तो मुझसे कई प्रसंग ऐसे शेयर किए हैं जहां उन्होंने आगे बढ़कर हिंदी पत्रकारों को बुलाया, उनसे बातचीत की, उनको पूरी तरजीह दी, बल्कि अंग्रेजी के बराबर तरजीह दी। वो हिंदी सुन लेते थे कहीं से भी तो जरूर उस पत्रकार को बुलाते थे, उससे बात करते थे। ये उनका, वो अपनी जमीन से जुड़ी रहना। और बहुत सारे यहाँ कलाकार हैं जो हिंदी तो क्या ढंग से बात भी नहीं करते हैं, पत्रकारों से, अंग्रेजी के पत्रकारों से भी बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास बात करने लायक कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात नहीं है जिससे वे बात कर सके। तो इरफान से ये सिलसिला मेरा चलता रहा और अब उसकी परिणति ही ये किताब है। हालांकि ये किताब, जैसे कि मैंने आपको कहा भी था, कोई प्लान करके किताब नहीं की गई थी कि मुझे ये किताब करनी है, बस मैं करता चला गया बातचीत। और उसके बाद से जब लगा कि करना चाहिए, अच्छा हाँ, एक बात और बताऊं कि मैं नहीं चाहता था कि उनकी मृत्यु को या उनके साथ अपने संबंध को भुनाऊं मैं। उनके मृत्यु के तत्काल बाद मैंने ये किताब नहीं की, मेरी कहीं से भी इच्छा नहीं थी। कई लोगों ने मुझसे कहा कि अजय आप काफी लेट हो गए, अब तक 2 किताबें आ चुकी हैं, लोगों ने खरीद ली हैं, अब आपकी किताब कौन खरीदेगा। लेकिन मेरा आत्मविश्वास था, मेरे प्रकाशक का आत्मविश्वास था, हम दोनों आए और ये किताब आई। और इस किताब ने एक उदाहरण पेश किया है, एक नामालूम सा प्रकाशक जो भिलाई का प्रकाशक है, वह हमारे साथ आया
और उसने इस किताब को छापी और अमेजोन के थ्रू पुस्तक विक्रेताओं के जरिए अब ये किताब पहुंच रही है लोगों के पास। बाकी इंटरनेट की दुनिया, डिजिटल दुनिया में यह किताब पहुंची और वहां से लोगों के घरों में पहुंची है। और मैं तो दंग रह गया इसकी बिक्री देख करके, क्योंकि 10 दिनों के अंदर, सिर्फ 10 दिनों के अंदर 1000 से अधिक प्रतियां बिक चुकी थी। और हमें मजबूरी में लिखना पड़ा था अमेजोन पर कि अभी अनअवेलेबल है ये किताब। और उसका हमें इतना अफसोस हुआ कि तब हम टॉप 100 में 5 नंबर पे थे। अगर किताब अनअवेलेबल नहीं हुई होती तो ये किताब 1 नंबर पे पहुंच गई होती। खैर ये चलता है। हाँ जी हम ये मैं बता दूं इस बीच दर्शकों को कि सरस्वती बुक्स भिलाई का एक प्रकाशन है जिससे ये बुक पब्लिश हुई है, और कुछ देर में उसके प्रकाशक आकाश माहेश्वरी भी हमसे जुड़ेंगे। लेकिन अभी आप जैसे इरफान साहब की बात कर रहे थे और आप उनके अंतर्राष्ट्रीय रोल्स और लोगों के सवालों की बात कर रहे थे, तो किरदार वो आप बता रहे थे कि किस तरह से उनको वो कहते थे कि भले उनको मन मुताबिक रोल्स नहीं मिल रहे हैं लेकिन फिर भी वो यहाँ की फिल्मों में काम करते रहना चाहेंगे क्योंकि उन्हें यहाँ की मिट्टी से, यहाँ के दर्शकों से प्यार है। आपकी किताब को पढ़ते हुए ये महसूस होता है इरफान साहब की बातों से कि किरदार की भूख किस कदर थी उनके अंदर, और उनको 90 के दशक में जब वो काफी टेलीविजन सीरियल बड़ी मात्रा में कर रहे थे और उनको उस तरह से ब्रेक नहीं मिल रहे थे, तो उनके अंदर कितनी बेचैनी थी। और एक बार वो प्रोडक्शन डायरेक्शन की तरफ भी मुड़ने का उन्होंने ख्याल किया था और तैयारी की थी, और तभी शायद उनको द वॉरियर फिल्म मिली थी। तो 90 के दशक में उनका करियर, उनकी यात्रा कैसी रही, ये आप थोड़ा बताएं। यहाँ मैं ये भी याद दिला दूं कि 90 के ही आखिरी समय में, मेरे ख्याल से 98-99 में स्टार टीवी पे जो एक सीरीज शुरू हुई थी स्टार बेस्ट सेलर, जो कि बहुत सराही गई थी और जिसमें बहुत ही नामचीन और बहुत बेहतरीन गंभीर निर्देशकों ने फिल्में बनाई थी, जिसमें से एक तिग्मांशु धूलिया भी थे। उनके कुछ एपिसोड्स जिसमें सारे ही में उन्होंने कास्ट किया था इरफान को, इसमें भावना ने खिलाया फूल और 2-3 और बहुत अच्छे एपिसोड्स थे, तो वो काफी सराहा गया था। लेकिन फिर भी 90 का जो दशक था, जो पहले 10 साल थे, इरफान को उस तरह से बड़े ब्रेक नहीं मिले। तो उस समय इरफान के अंदर के शख्स और कलाकार की कैसी यात्रा थी? आपने उस समय भी उनसे गुफ्तगू की, बातचीत की, तो उस दौर के इरफान के बारे में कुछ आप बताएंगे प्लीज। देखिए, जो मन माफिक काम नहीं मिलता है तो एक बेचैनी सी तो रहती है जी। लेकिन अमूमन मुंबई में मैंने देखा है, हमारे नॉर्थ से आने वाले जो भी उत्तर भारत से लड़के आते हैं, थिएटर करके आते हैं, वे कुछ समय के काम की कोशिश के बाद छोड़ देते हैं या थक जाते हैं और फिर कुछ और करने लगते हैं। कोई स्क्रिप्ट राइटिंग में चला जाता है, कोई एडवर्टीजमेंट में चला जाता है, कोई और थिएटर करने लगता है, कोई और किसी पेशे में आ जाता है, कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग देने लगता है, खुद एक्टर भले ही न बन पाया हो। हाँ, ये सारी चीजें होती रहती हैं। मैं इरफान, सारे जो आगंतुक हैं मुंबई आते हैं फिल्मों में काम पाने के लिए, उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक तो आप प्रतिभा आजमाने आइए। सभी लोग जो भी कहता है कि मैं किस्मत आजमाने बम्बई आया हूँ, मैं भाग्य आजमाने बम्बई आया हूँ, तो भाग्य और किस्मत से कोई काम नहीं मिलता है। काम मिलता है आपकी मेहनत से, आपकी प्रतिभा से। अगर ये दोनों आपके पास है तो आप आजमाइए उसको, और उसमें काम मिलता है। और यहाँ इरफान एक उदाहरण के तौर पर हमारे सामने आते हैं, जिस व्यक्ति ने मुंबई आने के बाद 16 साल, 2, 4, 5, 10 साल नहीं, 16 साल इंतजार किया कि मुझे फिल्में मिले और मैं फिल्मों में काम करूं। और इस 16 साल में उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व को बनाए रखा, अपने कलाकार को बनाए रखा। होता क्या है मुंबई में कि बहुत सारे कलाकारों को जब काम मिलता है तब तक भी इतने बेडौल हो चुके होते हैं कि पर्दे पर आने लायक नहीं रह जाते। ये इरफान की खूबी रही कि इन्होंने हमेशा खुद को सुडौल, स्वस्थ और रेडी टू एक्ट रखा। और वो जब मौका मिला तो देखिए उन्होंने क्या कमाल किया। वॉरियर उन्होंने पहले छोड़ दी थी, नहीं कर रहे थे वो, लेकिन तिग्मांशु के कहने पर उन्होंने वॉरियर फिल्म की, आसिफ कपाड़िया की, और उस फिल्म में सचमुच, और वहां इरफान का परिचय खुद से भी हुआ, क्योंकि उस फिल्म में सिर्फ संवाद नहीं थे, बहुत सारे एक्शन था, बहुत सारे पॉज थे, बहुत सारे ऐसे साइलेंट मूवमेंट्स थे जहां इरफान उभर के आए। और इस साइलेंट मूवमेंट्स की बात जो होती है ना, इसमें मैं जूही चतुर्वेदी की याद दिलाऊंगा। जूही चतुर्वेदी जिन्होंने पीके लिखी थी,
ने पीकू पीकू लिखी थी। पीकू के बारे में जब बात हो रही थी जूही से, तो जूही ने बताया मुझे, जो कि बहुत ही प्रेरक है, कि मैं संवाद लिख देती थी कि इरफान को क्या बोलना है, और इरफान शूट के समय उन संवादों को बोलते ही नहीं थे। अच्छा। हाँ, और फिर इनको भी खुद अमिताभ बच्चन ने इस बात का जिक्र किया। अमिताभ बच्चन को भी आश्चर्य होता था कि इस आदमी ने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन वो एक्सप्रेशन से, और यही बात उन्होंने जूही से कही, जूही तुम्हारे संवादों में जो बात थी वो मैंने एक्सप्रेस तो कर दिया ना। हमारा दर्शक समझ गया, बगैर बोले हुए मेरी बात समझ गया वो। तो फिर इस वाक्य को दोहराने की क्या जरूरत है? ये हम लोग दर्शकों को इतना बेवकूफ मानकर क्यों चलते हैं कि उनको हर संवाद घुट्टी के तौर पर उनको पिलाई जाए और फिर समझाया जाए देखो कलाकार यह कहना चाह रहा। हमारे अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि हम अपने एक्सप्रेशन से वो सारी चीजें कह सकें, और ये उन्होंने किया है। तो और उस दरमियान जो आप समय पूछे थे, उस दरमियान उन्होंने जब सीरीज किया ना, तो सीरीज में भी लापरवाही नहीं थी उनके, चाहे वो चंद्रकांता कर रहे हो या बनेगी अपनी बात कर रहे हो, या जो ये अपने जो स्टार के जो एपिसोडिक शोज थे वो कर रहे हो, कहीं भी उन्होंने बेमन से काम नहीं किया है। और यह कलाकार की ईमानदारी बताती है, संलग्नता बताती है, और बताती है कि वो कहाँ तक जाने वाला है, किस ऊंचाई को छूने वाला है। और जब बीमारी का पता चला तब वे उस ऊंचाई तक पहुंच चुके थे। बस वहां से आगे का आकाश अभी शुरू ही होने वाला था कि उनके साथ ये हादसा हो गया। और हम सभी के लिए ये बड़ी अफसोस की बात है, दुख की बात है, शोक की बात है, जो भी कह लें, कि वो नहीं हो पाया जो हम सभी चाहते थे और इरफान चाहते थे। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और बताया कि कितनी गहराई से वो किरदार में उतरते थे। मुंबई के एक्टर्स में फैशन कह लें या चलन कह लें कि शूट के समय या जब तक फिल्म की शूटिंग चलती है, वो एक लाइन बहुत बोलते हैं कि अभी कैरेक्टर में है, कैरेक्टर में है। तो मतलब वो एक इन्वॉल्वमेंट का ही एक लेवल होता है, एक डिग्री होती है, लेकिन कैरेक्टर में होना दरअसल क्या होता है, किरदार में उतरना या उसको आत्मसात कर लेना या उसमें उतर जाना। तो वो लेवल आपने इरफान का बताया कि किस तरह से वो इम्प्रोवाइज करते थे कि सेट्स पे भी वो डायलॉग्स को जो लिख के दिया गया है उसको भी वो पीछे छोड़ के और अपने लेवल पे वो कनेक्ट एस्टैब्लिश करते थे कैरेक्टर के साथ। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। इस समय हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के फिल्म स्टडीज से जुड़े हुए माधव शर्मा जी हैं। मैं उनको कनेक्ट करता हूँ। माधव जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना करें। माधव शर्मा जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के और फिल्म स्टडीज पढ़ाते हैं। जी नमस्ते माधव जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी माधव जी, आप कुछ अगर बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो। मैं सर, मेरा अजय जी से सबसे पहले नमस्कार अजय जी, और किताब की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा जो सवाल एक हमेशा से रहा है, और मैं हमेशा जब भी कोई फिल्म जगत से कोई भी जिससे मैं किसी हस्ती से इंटरेक्शन करने का, बात करने का मौका मिलता है, चाहे वो ऑथर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, या कोई भी है, तो हमेशा एक सवाल यही रहता है कि जैसे अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सवाल मेरा यही आपसे है कि इरफान खान साहब किस तरीके से, मतलब उनका क्या एक क्राइटेरिया होता था एक स्क्रिप्ट को, एक कहानी को सिलेक्ट करने का, एक कहानी के साथ जुड़ने का, एक फिल्म को कैसे वो सिलेक्ट करते थे कि हाँ ये किरदार मेरे लिए है, मैं इसको करूंगा। उसके पीछे का कुछ अगर आप कुछ हमारे साथ कुछ साझा करना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हिंदी फिल्मों की एक अपनी सीमित सीमा है, और एक सीमा है जिसके अंदर ही हमें कलाकारों का चुनाव करना पड़ता है, कई किरदारों का चुनाव करना पड़ता है। कलाकार इस बात के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि उन्हें मनमाफिक किरदार नहीं मिल पाते हैं। मैंने ये सारी बातें उनसे की हुई हैं, उनसे पूछा भी है। तो जैसे कि किरदारों का एक सबसे पहले देखते हैं कि उनके स्वभाव से किरदार की संगति बैठ पाती है कि नहीं। क्योंकि वे कहते थे कि मैं कोई ऐसा किरदार नहीं कर सकता जो पर्दे पर सपोज ऋषि कपूर कर सकते हैं। जी।
तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता कि मुझे ऋषि कपूर वाला भी भूमिका दोगे तो मैं कर लूंगा, मैं भी नाच लूंगा, मैं भी गा लूंगा। वो साहब कहते मैं गोविंदा नहीं हो सकता, जी मैं वैसे नहीं थिरक सकता। और लेकिन जिन किरदारों को मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। अच्छा, बीच में कुछ समय तक वे इस दुविधा में थे कि क्या किरदार के हिसाब से अपनी वेशभूषा बदल लेनी चाहिए, डिलडॉल बदल लेना चाहिए, आवाज जी बदल लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक दो फिल्मों में मैंने एक्सपेरिमेंट किया ही है और मुझे लगा कि नहीं, ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए। मेरी जैसी आवाज है वो है, सभी कोई जानते हैं। मुझे किरदार को आत्मसात करना है। जी मुझे ऐसा नहीं है कि कोई किरदार तो उसके जैसा बन जाना है। वो तो बहुत ही स्थूल तरीका है चीजों को प्रेजेंट करने का, कि आप आवरण से मेरे समझ लें कि अब मैं फलां बन गया हूँ। लेकिन अगर आपके जी आवाज में वो बात नहीं आ पाती है, मतलब डायलॉग डिलीवरी में वो बात नहीं आ पाती है, आपके अभिनय में वो बात नहीं, मैनरिज्म में वो बात नहीं आ पाती है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। और इस बात को उन्होंने जी बहुत अच्छे तरीके से कहा इस किताब को पढ़ने के बाद। और इस बात पर मेरा भी ध्यान नहीं था, ऐसी बात उन्होंने कही है। पिछले दिनों इस किताब को खरीदने के बाद एक एक्टर ने मुझे ये कहा, मैं कहा कि सर मैं 5 साल से परेशान था लोगों से पूछ पूछ के कि मुझे क्या करना चाहिए जब ऐसी भूमिकाएं आती हैं तो। और आपके इस 4 पंक्ति ने मेरे कितने दिनों का मास्टर क्लास कर दिया, खत्म हो गया मेरी दुविधा ही खत्म हो गई। तो इस किताब को अगर कोई भी कलाकार, और इस मैंने लिखी है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम जी अभिनेता अभिनेत्री ने कहा मुझसे कि इरफान तो अब नहीं है और उनके मास्टर क्लास भी नहीं है जैसे। तो हमारे लिए ये उनका मास्टर क्लास है, बस ये है कि वो हम उनको सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन पंक्तियों में यह है, आप पंक्तियों से चीजों को समझ सकते हैं, शब्दों से समझ सकते हैं। और ये बहुत बड़ी खूबी है इरफान की। और जैसा कि मैं बता रहा था आशीष जी को कि इस किताब की कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं ऐसी कोई किताब करूंगा जिसमें उनके इंटरव्यू करूंगा। आप रेट्रोस्पेक्ट में इंटरव्यू नहीं कर सकते किसी का। आप जब हम आज बात कर रहे हैं होते हैं और 20 साल पहले की बात पूछेंगे ना, तो आज के संदर्भ से आदमी 20 साल पहले की बात बताता है। जी इस किताब की खूबी ये है कि पहली बात जो लंबी बातचीत वो मकबूल के समय मैंने की थी और दिल्ली में बैठ के की थी। और दिल्ली के फिल्म फेस्टिवल में हम लोग बगल के कमरे में चले गए थे, थोड़ी देर समय निकाला था उन्होंने और कहा था हाँ भैया मैं बात करता हूँ। और खुद इस इंटरव्यू से वो इतने प्रभावित थे कि तब आज से 20 साल पहले वो लोगों को सजेस्ट क्या करते थे कि आप उस इंटरव्यू को पढ़िए, मुझे समझने के लिए उस इंटरव्यू को पढ़िए। और पिछले दिनों फिर से मैं एक किताब खरीदने के बाद किसी लड़के ने कहा कि सर उस इंटरव्यू को पढ़ने के बाद मेरा FTII में एडमिशन हो गया। क्या बात है। हाँ, वाह मैंने तो वही ये कहा किताब कि वैसे, हाँ ये कुंजी है एक तरीके से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, फिल्मों में आना चाहते हैं, तो ये किताब काम करती है। अच्छा, जो उन्होंने कहा है वो तो कहा ही है। जब उनके क्लासमेट से मिला मैं, उनके बचपन के दोस्तों से मिला मैं, जब उनके गुरुजी से बात हुई मेरी, उन सब ने उनके व्यक्तित्व का जो एक पहलू हमारे सामने रखा है, वहां पता चलता। अपने क्लासमेट के लिए वो शिक्षक हो गए थे, सोचिए। जब वो आदमी ग्रेजुएशन कर रहा है तब वह अपने सारे क्लास के लड़कों के लिए गुरु की तरह है। लोग वेट करते हैं कि ये क्या बोलता है, ये क्या प्रतिक्रिया करता है, या कैसे रिएक्ट करता है। रिहर्सल अशोक लोखंडे की एक लंबी बातचीत है इसमें। अशोक लोखंडे ने बताया कि हम लोग जब रिहर्सल करते थे और प्रैक्टिस करते थे तो वो चुप बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे। हमें लगता था यही डल करेगा इस चीज को और यही खत्म जी करे, खराब करेगा ये। लेकिन जब स्टेज पे परफॉर्मेंस होता था तो वो सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाते थे। तो कुछ ऐसा कमाल वो कर देते थे और जो जाहिर नहीं करते थे वे। और अभिनेता होने की तलाश इरफान में बहुत ज्यादा थी। अभिनय कैसे करे, इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में एक इंटरव्यू सवाल का जवाब मुझे कहा है कि लोग तब भी मेरी तारीफ करते थे, लेकिन मैं जानता था कि मैं क्या कर पा रहा हूँ। मैं खुद से नाखुश था, परेशान था। और तब किसी सीनियर ने, प्रसन्ना जैसे इनके गुरु ने इनको कहा था कि ये जो तुम्हारी परेशानी है ना, यही तुमको ऊंचाई तक ले जाएगी, यही तुमको आगे ले जाएगी। और तब इनके समझ में आया था कि परेशान होना कितनी अच्छी बात है। हम लोग कहते हैं कि परेशान है, इलाज करो यार, किसी से मिलो, किसी से बात करो। कह नहीं, कलाकार को परेशान होना चाहिए।
बहुत अच्छी उसको बात। दुखी होना चाहिए, वाह क्या उसको बात। तकलीफ में आना चाहिए, तब जाकर के उसकी कला निखरती है, आगे बढ़ता है वो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं इरफान के बारे में। और इसमें उनके गुरुजी का इंटरव्यू आप सुनिए, जिन्होंने थप्पड़ भी मारा है इरफान को, रवि चतुर्वेदी जी। वो बताते हैं कि एक बार कुछ कर रहे थे, वो नहीं समझ पा रहा था, तो एक थप्पड़ भी लगा दिया था उसको। लेकिन इरफान इतने संवेदनशील थे अपने उस गुरुजी को लेकर के कि अपनी सामान्य और साधारण फिल्मों की कोई चर्चा नहीं करते थे उससे, बताते ही नहीं थे कि मेरी कोई फिल्म आने वाली है। हाँ, लेकिन लाइफ ऑफ पाई आ रही है, मकबूल आ रही है, तो जरूर उनको बताते थे। और उस गुरुजी ने इनको कहा था, क्योंकि इनके मन में एक स्पर्धा थी कि मुझे नसीर बनना है। इनके गुरुजी ने बहुत पहले इनको कहा था कि तुम्हें नसीर नहीं बनना है, तुम नसीर से कंपटीशन मत करो, नसीर से तुम्हारी कोई प्रतियोगिता नहीं है, तुम इरफान हो, तुम्हें इरफान बनना है। और आप नसीर का होमेज पढ़ें जो लिखा था उन्होंने इनकी मृत्यु पर। नसीर ने अपने उस होमेज में दर्ज किया है कि उन्होंने किसी कलाकार की इज्जत की है तो वो इरफान। क्या बात है। तो बहुत बड़ी बातें होती हैं। ये सब हमारे सामने हो रहा होता है और हमें लगता है कि ये मामूली बातें हैं, लेकिन जब इंसान नहीं रहता है, जब, मेरे लिए तो वो हमेशा है, आज भी है। आज भी मैंने लिखा है कि पहली बार इस किताब को करते हुए या उनके टेप को सुनते हुए, उन पर काम करते हुए, हमेशा मुझे लगता है कि वो मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अजय भैया कैसे हो आप। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि हमेशा वो मुझे भैया, अजय भैया यही कहते रहे, कभी उन्होंने किसी दूसरे संबोधन से मुझे नहीं पुकारा। बहुत बहुत दिलचस्प बातें आपने बताई। आपने दो बड़ी अहम बातें कही। एक तो एक कलाकार के अंदर की जो बेचैनी होती है, वो किस तरह उसको आगे के लिए वो ड्राइविंग फोर्स होती है आगे ले जाने के लिए, एक तो ये बहुत ज़रूरी बात आपने बताई। दूसरा, एक कलाकार के लिए साधना या मेडिटेशन या तपस्या जिसको कहते हैं, वो क्या होता है, ये इरफान की बातों को देख के या उन्होंने जिस तरह से अपने आप को इस ट्रैक पे लेके गए अपने अंदर के कलाकार को करियर वाइज, वो देख के समझा जा सकता है। हमारे साथ इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की प्रोफेसर रक्षा गीता जुड़ रही हैं। रक्षा जी, आपका स्वागत है। रक्षा जी कालिंदी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। चाहेंगे जी। नमस्ते सर। पूछना चाहे तो अजय सर, बहुत बहुत नमस्ते, आपको प्रणाम। आपके साथ, आपके माध्यम से जुड़कर आज हम इरफान जी को याद कर रहे हैं, आपकी पुस्तक के माध्यम से हम याद कर रहे हैं। और न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन जो है उसके माध्यम से, तो ये मेरे लिए भी बड़ा एक मैं कहूँगी बड़ा सौभाग्य वाला मैं कह सकती हूँ पल है। इरफान हम सभी के बहुत प्रिय थे और हैं हमेशा। कलाकार तो हमेशा रहते हैं, जैसे सर ने भी अभी कहा कि वो तो हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपकी जो पुस्तक है अधूरे पन्ने करके, जो भी, मतलब मैं उसको देख रही थी कि वाकई में बहुत कुछ रह गया हमारे लिए, क्योंकि अभी उनकी बहुत आयु इतनी बड़ी नहीं थी, बहुत कुछ देना था उनको हमारी एक कलाकार के रूप में हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। मुझे याद है कि शायद आप ही के माध्यम से उनका एक पत्र जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके अंतर्गत वो एक उसका मुझे संवाद जो है हम सभी को भीतर तक से हिला देने वाला था कि किस तरह से वो कहते हैं कि टिकट चेकर आता है और वो कहता है कि बस अब आप उतर जाइए, आपकी यात्रा यहीं पूरी हो जाती है, आपका गंतव्य स्थान आ गया। और जिस तरह से धीरे धीरे लोगों के मन में और ज्यादा जिज्ञासाएं जागृत हो रही थी कि भाई अब कैसे हैं इरफान, कैसे हैं। और हम सभी, मुझे लगता है सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है उनसे प्रेम करता है और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते रहे। और अचानक जब ये खबर आती है तो मैं देख रही थी पूरा फेसबुक जो है वो मतलब भीग गया था उनके प्रति। एक मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो जाएगा। आज उनका जन्मदिन है और मतलब ये एक अच्छा ही पल हमें लेना चाहिए, अच्छे पल के रूप में याद रखना चाहिए कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय जो फिल्मों को है एक नाम दिया। क्योंकि विश्व में भी वो हमेशा मतलब बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी वे फिल्में करते रहे हैं।
सर मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ जी अजय सर? बिल्कुल, अच्छा जी आप। जी सर, मैं जैसे अभी सुन रही थी तो आपके तो जैसे बहुत ही मतलब संबंध आपका जैसे बहुत एक बिल्कुल सगे जैसा हो गया, मतलब तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जब आप किसी अपने के लिए लिखते हैं उनके मृत्यु के बाद, मतलब जाने के बाद, तो वो आसान नहीं होता। जैसे कि आपने खुद बताया कि लोगों ने कहा देर हो गई, तो मैं समझ सकती हूँ कि देर क्यों हुई होगी, क्योंकि अपने आप को संभालना और उस पर लिखना आसान नहीं रहा। थोड़ा सा उस यात्रा के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। नहीं, वो तो हम सभी जानते हैं कि इरफान की मृत्यु जिस समय हुई, जब वो हमसे अलग हुए, वो समय पैंडेमिक का था। मुझे खुद कितना अफसोस हुआ होगा आप सोच सकती हैं कि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और कोविड कारणों से बहुत लिमिटेड एंट्री थी वहाँ पे, तो मैं नहीं जा पाया था। इस बात का अफसोस मुझे रह गया, हमेशा के लिए रह गया। लेकिन उनकी यादों को हमने संभाला हुआ है, उनकी बातों को हमने संभाला हुआ है और उन्हीं बातों यादों को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ। रही बात मुझे किताब लाने में देर जो हुई या मैंने देरी की जानबूझ के, देर नहीं हुई है, मैंने देरी की है। मैंने जानबूझ करके ये किया, मैं नहीं चाहता था इस बात का उसको भुनाना नहीं चाहता। जैसे मैंने आशीष से कहा, मैं अपनी दोस्ती को भुनाना नहीं चाहता था, मैं अपने भाईचारे को भुनाना नहीं चाहता था। इसकी वजह से मैंने देर की और ये किताब बहुत पहले, आप ई बुक में ही देखें तो 1.5 साल पहले ये किताब आ गई है ई बुक के तौर पर, और ये उन चंद किताबों में से है जो पहले ई बुक के तौर पर आई है और बाद में प्रिंट में आई। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रिंट में लोग इसे इतना प्यार करेंगे। रही बात उनके इंटरव्यू को रखने संजोने की बात, तो मेरे साथ कुछ अच्छी बातें संयोग से होती चली गई हैं। एक तो चवन्नी चैप नाम का मेरा ब्लॉग है जो एक समय में काफी पॉपुलर रहा है और मैं काफी एक्टिव था वहां पर, अभी बंद किया हुआ है इसको। तो चवन्नी चैप पर उनके सारे इंटरव्यू मेरे मौजूद थे। मैं कितना अस्त व्यस्त आदमी हूँ, अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति हूँ, उसके लिए ये बहुत जरूरी एक स्रोत हो गया था मेरे लिए। दूसरे मेरे साथ काम करते रहे लंबे समय तक, 15-16 साल, संजय कुमार, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके नौकरी छोड़ के जाने के करीब 4 सालों के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे लिखे सारे शब्द एक फाइल में डाल के छोड़ दिया है, जो लगभग 280 जीबी का फाइल है और वहां पे सब कुछ मौजूद है। जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने किसी को दिया है, चाहे 5 लाइन दिया हो, चाहे 50 लाइन दिया हो या 5000 दिया हो, और उसमें बहुत कुछ अप्रकाशित है अभी तक। तो जिसको अपने हिंदी में और नॉर्थ में कहते हैं कारू का खजाना, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। तो उसी खजाने से एक चंद मोती निकाल के मैं ले आया और मैंने कहा कि ये किताब ली जाए। और जब किताब कर रहा था तब ये ख्याल आया, क्यों ना उनके मित्रों से बात की जाए, उनके कुलीग से बात की जाए, उनके क्लासमेट से बात की जाए और कुछ एक चंद पत्रकारों से बात की जाए, और फिर वो सारा समेट करके मैंने इसमें डाला है। तो मेरे एक मित्र हैं गजेंद्र सिंह भाटी, जो ललन टॉप संभालते हैं आजकल, उसका सिनेमा पूरा प्रभारी है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि अजय जी, आपने जो काम किया है ना, वह इरफान को 360 डिग्री एंगल में समझने के लिए काफी है, और इससे बड़ी तारीफ इस किताब की नहीं हो सकती कि आपको यहाँ आने के बाद इरफान हर कोण से आपको दिखाई पड़ जाते हैं। और इस किताब की खूबी अनजाने में जो हुई है कि इरफान अपने शब्दों में अपनी बातें कह रहे हैं। मैंने इंटरव्यू करने में हमेशा इस बात को रखा, और मैं सभी से कहता हूँ जो लोग इंटरव्यू करना चाहते हैं, इस पेशे में आना चाहते हैं, कि एक तो हमेशा टेप रिकॉर्डर इस्तेमाल करना चाहिए आपको। आजकल वीडियो आ गया है तो वीडियो इस्तेमाल कर लें आप। और वक्ता जो बोल रहा है, जो सब्जेक्ट है आपका, वह जो बोल रहा है उसकी बातों को उसी के शब्दों में रखें, अपनी तरफ से शब्द न जोड़ें। अगर उसने बहुत सामान्य शब्दों में कोई अपनी बात कही है तो जरूरी नहीं है कि उसको आप अलंकृत कर दें। बिल्कुल सही। और यही इस इंटरव्यू की खूबसूरती है कि इरफान 20 साल पहले जो भाषा बोलते थे और अंतिम समय में जो भाषा बोलते थे, उस भाषा में एक फर्क दिखेगा।
लेकिन एक एक्टर की कंसिस्टेंसी और ईमानदारी दिखेगी कि हर बातचीत एक क्रम लगा सकते हैं आप कि यहाँ से आदमी चल रहा है और धीरे 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 करके यहाँ पहुंचा है। दूसरे अभिनेताओं में मैंने देखा है कि वे फिल्म जब आती है तो फिल्म के संबंध में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रगल्भ बातें करते हैं, कुछ ऊपरी ऊपरी बातें करते हैं, कुछ बहुत बड़ी बातें करते हैं, और बाद में अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में उसी के विरोध में काम कर रहे होते हैं, या फिर अगली फिल्म आती है तो उसी के विरोध में कुछ बोल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें उनके पास कोई तैयारी नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है। तो ये हमारे पास हिंदी फिल्मों का एक ऐसा वैचारिक और विवेकशील बौद्धिक अभिनेता रहा है जो सामान्य से सामान्य किरदारों को भी एक ऊंचाई दे जाता था। मतलब वेलकम जैसी फिल्म में, या बहुत ही साधारण घटिया गुनाह जैसी फिल्म में भी, गुनाह फिल्म के सेट पे मैं था, मुझे याद है महेश भट्ट ने उनसे कहा था, यार थोड़ी कम एक्टिंग करो तुम, मुझे नहीं चाहिए वो इरफान नहीं चाहिए, मुझे इस फिल्म का एक पुलिस इंस्पेक्टर चाहिए। तो जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बिहेव करता है वैसे तुम एक्टिंग मत किया करो। तो इस तरीके की बात आती है। हाँ, रहे हैं बहुत स्वाभाविक, नेचुरल जैसे कहते हैं ना, नेचुरल। बहुत अच्छी बात बताई आपने। दो चीज बताई, एक तो जो आपने आपके इंटरव्यूज थे, जो इंटरेक्शंस थे, उनको ऑर्गेनाइज किस तरह से किया और उसकी यात्रा कैसी रही उसको सामने लाने की, और दूसरा आपने वो तरीके भी बताए किस तरह से बातचीत की जाती है, किस तरह से इंटरेक्शन किया जाता है और इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इस पे मैं चाहूंगा आप और रोशनी डालिएगा आगे चल के, क्योंकि हमारे साथ डीयू की कुछ स्टूडेंट्स, जिसमें लक्ष्मी कुमारी, रिया तिवारी, शाहीन परवीन, काजल शुक्ला, ये सब लोग जुड़ी हुई हैं, इनको मैं एक एक करके भी लूंगा। लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि आपने ये भी बताया कि जो आपके पास तमाम नोट्स और बिखरे हुए, आपने अपने आप को कहा कि बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, आप उसकी केयर नहीं करते हैं जो आपने पहले काम किया है, और कैसे आपने उसको किताब की शक्ल देने की यात्रा रही, उस पर बातचीत आपने की। और इस सिलसिले में मैं भिलाई से ले रहा हूँ, इस समय हमारे साथ आकाश माहेश्वरी जी जुड़े हुए हैं, जो इस पुस्तक के जो प्रकाशक हैं और सरस्वती बुक्स करके इनकी संस्था है। आकाश जी, आपका स्वागत है। आपसे जी नमस्कार। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस किताब को छापने की यात्रा कैसी रही, किस तरह से आप लोगों ने तय किया कि इस किताब को छापेंगे और किस तरह से आगे ले जाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए आपको बधाई देता हूँ, और यहाँ आज जहाँ सब आज हमारे लेखक श्री अजय ब्रह्मात्मा जी भी हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है कि इरफान को छापना सबसे पहले मेरे लिए सौभाग्य की बात रही है। 2020 में मैंने ट्विटर के माध्यम से ई बुक का, मैंने अजय ब्रह्मात्मा जी का एक पोस्ट देखा था इरफान के लिए कि ये किताब नॉटनॉल पे ई बुक पे आई है। उसी दिन ही मैंने सर से संपर्क किया। 11 अगस्त 2020 का वो समय था कि मैं सर इस किताब को छापना चाहूँगा, अगर आप मुझे अनुमति देते हैं, प्रकाशन के लिए मुझे आज्ञा देते हैं, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उससे वहां से फिर कोरोना का समय भी चला, कुछ किताब में और ऐड हुआ, करेक्शन हुआ, इसलिए किताब अभी 2022 में किताब ये आई। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि इस किताब को कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी किताब को आज बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 8 से 10 दिनों के अंदर में हमने 1000 प्रतियां अमेजोन के माध्यम से बेची है, और सबसे पहले हमने इस किताब को अमेजोन पे उतारा ताकि ये किताब एक मतलब हमारे जो कस्टमर हैं, इनके पाठक हैं, इरफान को जानने वाले लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, उनको सीधा ये किताब अमेजोन के माध्यम से उनके घर पे मिले। सबसे पहले हमने यही निर्णय लिया कि ये किताब को बुक सेलर पे बाद में, सबसे पहले इसको हम अमेजोन पे उतारेंगे ताकि ग्राहक हमारे से सीधा कांटेक्ट करे और सीधा उस किताब को ले, उसके किताब के बारे में जाने, अपना रिव्यू दे। अपना रिव्यू अमेजोन के माध्यम से भी दे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर किताबों हमारे जो पाठक हैं जो दे रहे हैं, ताकि और लोगों को इसका फायदा मिल सके, इस बारे में उनको जानकारी मिल सके। इसलिए हमने पहले अमेजोन पे इस किताब को उतारा। और ये किताब अपने आप में एक नाम है, ये मेरे लिए एक माइलस्टोन की तरह हो गया। ये हमारे सरस्वती बुक्स को, हम बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, मेरे यहाँ से प्रकाशन सिर्फ छत्तीसगढ़ के संबंधित सभी विषयों में मेरे पास किताबें हैं, मगर इंटरनेशनल में ये किताब आज आई है पूरे भारत में। ये किताब आज चल रही है इरफान,
मैं इसके लिए विशेष रूप से हमारे लेखक अजय ब्रह्मात्मा जी का धन्यवाद करूंगा, जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में मुझ जैसे, मैंने पहली बार मैंने ये किताब उतारी है, उनका आशीर्वाद रहा है। और मैं विशेष रूप से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा अजय ब्रह्मात्मा जी। आज आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया, आज मैं पूरे भारत में, आज आपके कार्यक्रम में मुझे आने का ये सौभाग्य मिला, और ये पूरा जो आज मुझे मिल रहा है योगदान, आप लोग का सब आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सहयोग अजय ब्रह्मात्मा जी का रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। हम उम्मीद करते हैं, हम आपको बता दें कि न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन जो है वो सिनेमा को एक आर्ट फॉर्म की तरह लेता है और समाज में एक गंभीर और अच्छे और सेंसिबल सिनेमा को लेकर समझदारी बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं जी। और आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सिनेमा को, इस तरह की कला को बढ़ावा देने के लिए आप और भी अच्छी अच्छी पुस्तकें लाएंगे और लोगों के बीच में एक अवेयरनेस अच्छे सिनेमा को लेके पैदा करने में सहायक सिद्ध होंगे। और इसके अलावा हम ये भी उम्मीद करते हैं कि नई प्रतिभाओं को भी आप ढूंढेंगे और उनको प्रकाशित होने का मौका देंगे। अपने मंच पे हमारे साथ इस समय लगातार कई स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। मैं एक एक करके उनको लेना चाहूंगा। जी, मैं एक बात इसमें और कहना चाहता था जी, कि जो आज सब नए स्टूडेंट आज आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, दिल्ली न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन की तरफ से आपके चैनल पे आज सब लोग आए हैं। मेरा सब नए लेखकों से भी, नए युवा जो आज इस किताब को देख रहे हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि इस किताब को जरूर पढ़ें। पढ़ के इस किताब में आप देखेंगे कि सिर्फ किसी व्यक्ति के बारे में लिखना, अजय ब्रह्मात्मा जी ने इस किताब में बहुत अच्छी चीज लिखी है और उनके बारे में लिखा है, इरफान जी के बारे में, और इरफान जी के जीवन के बारे में, वो क्या बोलते हैं, क्या उनकी विचार था फिल्म के लेके, और साथ साथ और भी लोगों का क्या विचार था। मतलब इस किताब को बहुत अच्छे से उन्होंने एक कंपाइल किया है कि बहुत सारी चीजें सीखने के लिए इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी किताब है। आपको इरफान को तो जानने को मिलेगा, मगर साथ में फिल्म इंडस्ट्रीज में कैसे काम होता है और क्या हम काम करना चाहते हैं, और इसको आपको बहुत, इस किताब से मेरा मानना है कि जहाँ तक मैंने इस किताब को थोड़ा बहुत पढ़ा है, इससे मतलब बहुत कुछ, मतलब आज के युवाओं को और नए पाठकों को सीखने को मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि नए पाठक और नए लेखक भी साथ में आए, और फिल्म पे और भी किताबें मेरे हिसाब से आनी चाहिए, और भी किताबें आनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा, सबसे निवेदन भी रहेगा, और अच्छी किताब आए तो मैं जरूर प्रकाशित करूँगा। बहुत अच्छी, बहुत खुशी हुई जान के आपसे। इस समय हमारे साथ काजल जुड़ रही हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कालिंदी कॉलेज की छात्रा हैं। काजल, आप अकेले हैं, आपके साथ कोई और भी आपकी स्टूडेंट है, छात्रा, दोस्त है? शाहीन भी है मेरे साथ। शाहीन और काजल एक साथ जुड़ी हुई। हाँ, आप कुछ बात करना चाहती हैं आप अजय जी से, बताएं। जी सर। कोई सवाल आप पूछना चाहती हैं तो आप पूछें। सर नमस्ते सर, कालिंदी कॉलेज की छात्रा है हम लोग। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि फिल्मी पत्रकारिता नॉर्मल पत्रकारिता से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, मतलब दोनों? बहुत अच्छा सवाल है अजय जी। बहुत बेसिक और मूल सवाल है ये फिल्म पत्रकारिता और दूसरी पत्रकारिता से कैसे अलग है। माफ करें काजल, आप अगर आज की फिल्म पत्रकारिता की बात कर रही हैं तो आज की फिल्म पत्रकारिता तो बहुत लिमिटेड हो गई है और इवेंट प्रधानता है उसमें कि कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कपड़े पहन रहा है, कौन एयरपोर्ट पे उतरा है, कौन किस पार्टी में जा रहा है, किसका तलाक हो गया है, किसका अफेयर चल रहा है। वास्तव में फिल्म पत्रकारिता ये चीज नहीं है। फिल्म पत्रकारिता बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें कोई भी आता है, जैसे मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि अगर आप फिल्म पत्रकारिता में आते हैं, मेरे जितने शागिर्द रहे हैं वो इस बात के लिए मुझे ताने भी मारते रहे, मुझे भला बुरा भी कहते रहे, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आपको भारत का इतिहास जान लेना चाहिए। आप सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास है, तब फिल्म पत्रकारिता में आइए। वो उसका तुक नहीं बिठा पाते कि ऐसा क्यों करें हम, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं, जब आप बताना शुरू करते हैं, जब आप फिल्में देखते हैं, तब आपको अंदाजा होता है कि अचानक से एक फिल्म आती है और आपको अंदाजा नहीं रहता कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका सामाजिक संदर्भ क्या है। तो फिल्म पत्रकारिता में सामाजिक संदर्भ होना बहुत जरूरी है तात्कालिकता के अलावा।
बेसिक पत्रकारिता जो एक मूलभूत या मुख्य धारा की पत्रकारिता है वो, और फिल्म पत्रकारिता इस मायने में अलग है कि हम यहाँ फिल्मों की बातें करते हैं, फिल्मों के व्यक्तित्वों पर बात करते हैं, फिल्म बिरादरी पर बात करते हैं और फिल्मों के इतिहास पर बात करते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी सिर्फ फिल्म इवेंट पर हम बातें करते हैं, लाइफ स्टाइल पर बात करते हैं, खाने पे बात करते हैं, भोजन पे बात करते हैं। फिल्मों का क्राफ्ट छूट गया है। ज्यादातर हम लोग फिल्म के अभिनेताओं पर फोकस करते हैं। मेरी शुरू से कोशिश रही कि बिहाइंड द सीन जो कैमरे के पीछे लोग काम करते हैं, जैसे राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, दूसरे लोग हैं, उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, कैसे होता है, उन बातों को भी मैं लेके आऊँ। मेरे पास लगभग एक किताब तैयार है काफी समय से, अभी तक दे नहीं पाया हूँ मैं, जहाँ मैंने 25 निर्देशकों से बात की है कि उन्होंने फिल्म निर्देशन ही क्यों सोचा और उस दिशा में आने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ा और कैसे वे यहाँ तक पहुंचे। तो ये सारी बातें होती हैं फिल्म पत्रकारिता में। मैं चाहूंगा कि सबको ही आए। आप स्वतंत्र रूप से भी लिख रहे हैं, अगर फेसबुक पर ही केवल अपना स्टेटस डालते हैं या ट्विटर पर या किसी सोशल मीडिया पर, तो भी एक काम जरूर कीजिए, जब भी कोई फिल्म पर लिखने आए एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक निरंतरता होनी चाहिए। सिर्फ भावुक प्रतिक्रिया देने से कोई फिल्म को खारिज मत कीजिए कि ये बकवास फिल्म है, इसका बायकॉट कर दो, इसका ये फिल्म पत्रकारिता नहीं है। फिल्म पत्रकारिता है कि आपने फिल्म को देखा, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से आपने उसको जिस तरीके से समझा, दूसरों के प्रभाव में आए बिना आप अपनी बात लिखिए और उससे एक ब्लॉग बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, सोशल मीडिया पर बना लीजिए, खुद का बना लीजिए, सार्वजनिक रखिए, प्राइवेट रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वहां हर चीज दर्ज करते जाइए। उससे फायदा क्या होगा कि आपको अपने ही लेखन से समझ में आएगा कि आपने किसी फिल्म के बारे में क्या प्रतिक्रिया उस समय दी थी और अब दूसरों को पढ़ने और फिर से उस फिल्म को देखने समझने के बाद अब कैसे आप उसको देख पा रही हैं, देख पा रहे हैं। और फिर खुद में ही सुधार होगा। कोई शिक्षक, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं है आज। आप स्वयं के शिक्षक हो, आप खुद से आगे बढ़ सकते हो। बस एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और बेसिक ईमानदारी होनी चाहिए। और खारिज तो किसी चीज को न करे, जो पसंद ना आए उसको भी खारिज न करे। हो सकता है आपको किसी वजह से पसंद ना आए हो। जी, बहुत 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 आपने गूढ़ बड़े दिलचस्प टिप्स दिए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारे साथ एक और छात्र हैं, लक्ष्मी कुमारी, कालिंदी कॉलेज से ही जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी, आप अजय जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हैं, कुछ बात करना चाहती हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपका माइक ऑफ है। जी सर, नमस्ते। मैं लक्ष्मी कुमारी, कालिंदी कॉलेज से। जी जी सर, मैं पत्रकारिता में अपना फिल्मी पत्रकारिता में अपना फ्यूचर बनाना चाहती हूँ। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर हम किसी दिग्गज कलाकार से, जैसे बच्चन साहब हो गए, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, और अगर किसी फिल्म में नए नए कलाकार जो आए हुए हैं, जैसे अनन्या पांडे हो गई या कोई भी हो गए, तो दोनों से बातचीत करने के संबंध में हम क्या अंतर रखेंगे? दोनों से क्या बातचीत करने में हम क्या एहतियात बरतेंगे या फिर कैसे प्रारंभ करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मेरा मानना है कि किसी भी नए कलाकार से जब आप बात करती हैं ना, तो ज्यादा अच्छी बातचीत होती है। और क्योंकि वो लोग बहुत नए होते हैं, उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा संसार नहीं होता है, और सबसे अच्छी बात, वे लोग झूठ बोलना नहीं जानते हैं, नए कलाकार। जैसे जैसे कलाकार मशहूर होता है, बड़ा होता जाता है, तो वो एक आवरण करता है, एक छवि बन जाती है उसकी, उस छवि के बाहर वो नहीं जाना चाहता। तो बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट सवाल के जवाब देता है वो आपके सवालों के। और अगर अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति आपको मिलते हैं या कोई भी उनके जैसे प्रभामंडल का व्यक्ति मिलता है, आपसे बातचीत करने का मौका मिलता है, तो सबसे पहला काम आपका यह होना चाहिए कि आप उसके प्रभामंडल से प्रभावित ना हो। आप इस बात से कतई प्रभावित ना हो कि आपके पैदाइश के पहले से वो कलाकार है और आज इस ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, मिलेनियम स्टार है। नहीं, जब वह आपके सामने बैठकर आपसे बात कर रहा है, तो वह सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हुआ है,
और आप बगैर किसी भय और आशंका से अपने सवाल पूछिए उससे। जी सर। और मैं सच कहूँ, जो अच्छे कलाकार हैं, जो ईमानदार कलाकार हैं, वो बेसिक सवालों के भी अच्छे जवाब देते हैं। लेकिन अब चूंकि इंटरनेट की दुनिया है और सारी चीजें उपलब्ध हैं आपके पास, तो थोड़ी बेसिक जानकारी तो जरूर रख लें कि अमिताभ बच्चन ने क्या क्या किया है। अब उनसे पूछेंगे कि आपकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो वो भले ही नाराजगी न दिखाएं आपको, लेकिन चिढ़ तो जाएंगे अंदर से। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी बातें होती है, थोड़ी बहुत होमवर्क करके जाना चाहिए। मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे अपने अनुभव, मेरा अपना लंबा वक्फा यहाँ बिताने का ये फायदा हुआ है कि मैं अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू करता हूँ। जी सर। मतलब मैं सवाल लिख कर नहीं ले जाता, जी सर। तो वहीं पे सवाल बनाता हूँ, वहीं पे उनकी बातचीत से मेरे सवाल पैदा होते हैं और फिर जी वो सर। सवाल करता हूँ। लेकिन उसका एक स्तर होता है कि उनको भी बुरा न लगे, ऑकवर्ड न लगे, और वो बातों की जो, और कई सारे कलाकार ऐसे होते हैं जो बहुत ही गूढ़ होते हैं या खुद को ढक के रखते हैं। उनको जी सर। अनावृत करना तभी संभव होता है जब आप अपने सवालों से उनके दिल को छू लें। जी सर। आपको बताऊं, मैं जब पत्रकारिता में आया था तो मैं 2-2 घंटे बैठा रहता था, इंतजार करता था, और कुछ कलाकार बगैर इंटरव्यू दिए चले जाते थे। जी सर। लेकिन मुझे कभी इस बात की तकलीफ नहीं हुई, मैंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना, क्योंकि मैं नया था, मैं हिंदी का था, मैं दैनिक जागरण से आया था, दैनिक भास्कर से आया था, तब उस समय इन दोनों अखबारों को यहाँ कोई जानता नहीं था। और उससे भी ज्यादा हिंदी पत्रकार से बात करें ये उनकी समझ में नहीं आता था। जी सर। हिंदी पत्रकार, एक हमने छवि बना रही, हिंदी पत्रकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या सवाल करते हैं, और उनके अंदर की इच्छा क्या होती है। शुरुआती दौर में बंबई में जो हिंदी पत्रकार आए थे, उनमें से अधिकांश फिल्म लिखना चाहते थे, फिल्म की कहानी लिखना चाहते थे, तो मकसद उनका कुछ और होता था, काम वो कुछ और कर रहे होते थे। तो ऐसे छिपी मानसिकता के साथ ना आइए, छिपे उद्देश्य के साथ। अगर पत्रकारिता करनी है तो पत्रकारिता के उद्देश्य से आइए। हाँ, पत्रकारिता में आने के बाद आपकी इच्छा हो तो आप फिर फिल्म लेखन में चले जाइए, सीरीज लेखन में चले। जैसे हमारे मित्र दुर्गेश सिंह हमारे साथ काम करते थे, हमने दैनिक जागरण में एक साथ काम किया, लेकिन आज वे गुल्लक के बहुत मशहूर राइटर हो गए हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे मेरे मित्र रहे हैं, शागिर्द रहे हैं, जिन्होंने पत्रकारिता से शुरुआत की और बाद में फिल्मों में चले गए। लेकिन दो नाव की सवारी ना करे तो बेहतर। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। जी, धन्यवाद सर। हाँ, थैंक यू सवाल पूछने के लिए। और मुंबई में कहते भी हैं कि हर ऑटो वाले के पास एक कहानी है फिल्म की, और वो मौके का इंतजार कर रहा है। तो आपने बहुत बढ़िया टिप्पणी की। अभी हम रिया तिवारी के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो आपने बात कही कि पत्रकारों के बारे में, तो इरफान की वापस लौटे हम, तो इरफान के एटीट्यूड में ओवर द इयर्स, मतलब 90 का दशक और फिर जो मिलेनियम ईयर का सन 2000 से 2010 का दशक, जबकि वॉरियर 2001 से शुरुआत हो गई थी, वॉरियर, हासिल, मकबूल, ये सब आ गई। 2006 में नेमसेक आ गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे वो गए। फिर 2008 में स्लमडॉग मिलियनेयर आ गई। तो उन सालों में आपने इरफान साहब के शख्सियत में, उनके एटीट्यूड में कोई इस तरह का बदलाव प्रेस या मीडिया को लेके, या जनरली इन जनरल, आपने बल्कि एक बार उनसे सवाल भी पूछा कि इरफान, हम किससे बात कर रहे हैं, एक कलाकार से, एक एक्टर से, एक स्टार से, तो आपने कुछ ऐसा कुछ नोटिस किया उनके कोई खास? नहीं, उनके एटीट्यूड में ऐसा कोई बेसिक फर्क नहीं आया था, लेकिन उन्होंने समय के साथ ये रियलाइज कर लिया था कि अंग्रेजी के पत्रकार बड़े ओछे होते हैं और उनके पास बहुत सवाल नहीं होते हैं, और उन सवालों में गहराई नहीं होती है उनके। वे कुछ ऐसे माकूल से सवाल पूछ लेंगे, लेकिन उसमें गहराई नहीं होती, ये तो उनका मानना था। लेकिन वहीं अंग्रेजी के कुछ पत्रकारों की वे बहुत इज्जत करते थे, जैसे कि बॉम्बे टाइम्स ने, दिल्ली टाइम्स में वहाँ उस समय अंशुल चतुर्वेदी थे। उन्होंने अंशुल चतुर्वेदी की कई बार तारीफ की है मेरे सामने। या और भी ऐसे बम्बई में भी ऐसे 1-2 पत्रकार रहे हैं, लेकिन जो बम्बई में जो उनको दिखा या बात किया, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिंदी के पत्रकार चाहे जितने छोटे अखबार का हो, वे उससे जरूर बात करते थे और मानते थे कि हिंदी का पत्रकार जब बम्बई आता है, सवाल जवाब करता है, तो उसके सामने अपने छोटे शहर की दिक्कतें होती हैं।
छोटे शहर की शर्म होती है, छोटे शहर की झिझक होती है, वो मुझसे मिलते हुए वो खुलकर बात नहीं कर सकता, तो मुझे उसके मर्म को समझना चाहिए, मुझे उसके सवालों को समझना चाहिए कि वो कहाँ से पूछ रहा है, और फिर उस हिसाब से उसके जवाब। और मुझे शायद ही कोई हिंदी पत्रकार ऐसा मिला है जो कभी नाखुश रहा इरफान से, बिल्कुल नहीं मिलते ऐसे कोई, सबके मन में उनके प्रति इज्जत है। और कई लोगों ने प्रसंग सुनाया है कि जैसे आपको भी शायद मालूम हो कि जब वो इंटरव्यू का समय आता है तो अंग्रेजी हिंदी सभी भाषाओं के पत्रकार बुला लिए जाते हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजी पत्रकारों का इंटरव्यू करवाया जाता है, फिर बड़े अखबारों के पत्रकारों का इंटरव्यू करवाया जाता है, और फिर जो पत्रकार बच जाते हैं उनको एक ग्रुप में बिठा दिया जाता है कि सबको एक साथ बैठ कर बातचीत करते हैं। लेकिन ऐसे सवालों जवाबों के समय वे खुलकर जब ग्रुप में भी बैठते थे सबसे सवाल कहते थे तुम पूछो, ग्रुप में बैठे मत रहो, तुम मुझसे सवाल करो। तो सबको प्रोत्साहित करना, नए से नए पत्रकार को प्रोत्साहित करना, उसको उठाना, अपने लेवल पर ले आना। यार मुझे हवा या तोप मत समझो, तुम मुझसे बात करो, तुमसे पूछो। और ये बहुत बड़ी खूबी थी उनके अंदर, बहुत आपने इसकी ताकीद कई सारे पत्रकार कर सकते हैं, कब उन्होंने बुला के मौका दिया और बिठाया। जी, पत्रकार ही नहीं बल्कि आम लोगों से भी और अपनी इंडस्ट्री के अंदर भी, जैसे जो लोग होते हैं, जैसे जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, एक हायरार्की बनती चली जाती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और वरुण ग्रोवर जो कि आज के बहुत कामयाब लेखक और अब तो फिल्म भी उनकी आने वाली है, गीतकार हैं, वरुण ग्रोवर ने अपना एक संस्मरण लिखा था जिसको हमने अपने वेबसाइट पर भी डाला है, न्यू दिल्ली फिल्म फाउंडेशन के। उन्होंने याद किया है 2004 की घटना, जो मलाड के इनऑर्बिट मॉल में वो टहल रहे थे और अचानक उन्हें इरफान साहब दिख गए, और इरफान साहब को उन्होंने बताया कि हम भी कोशिश कर रहे हैं फिल्मों में लिखने की। और इरफान साहब भी तब तक मकबूल और हासिल दोनों आ चुके थे, और दोनों ही बहुत मकबूलियत हासिल की थी दोनों ही फिल्मों ने। और इरफान साहब ने किस तरह से इज्जत से और कायदे से उनसे न सिर्फ बात की बल्कि उनकी हौसला अफजाई की, और सालों साल उनके संपर्क बने भी रहे। वो कहे कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, इरफान साहब ने कहा जब भी कहानी तैयार हो मेरे पास आ जाना। तो उस समय वरुण ग्रोवर को कोई नहीं जानता था, कोई उनका कद नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से इज्जत अफजाई की और जिस तरह से तवज्जो दी, तो वो ये भी दिखाता है कि इरफान साहब के अंदर किस तरह का इंसान था, किस तरह से वो बेसिक वैल्यूज के प्रति समर्पित थे, और क्या उनकी शख्सियत की गहराई थी। तो ये बहुत बड़ी बात आपने बताई। हम अभी एक और कालिंदी कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे साथ रिया तिवारी जुड़ रही हैं, जो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। रिया। नमस्कार सर, मैं कालिंदी कॉलेज से हूँ, मेरा नाम रिया तिवारी है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती थी कि अगर एज अ ऑथर हमें कोई किताब लिखनी हो किसी ऐसे बड़े शख्सियत पर, तो हमें कौन से अपनी मूल जो नियम होते हैं उन्हें जिन्हें फॉलो करने चाहिए, जिनसे कि हमारी किताब इफेक्टिव लगे और अच्छे से प्रभावशाली हो, जितना मतलब हमें वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? रिया, प्रभाव का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जैसा कि मैंने अपने 30 सालों के अनुभव में ये सीखा है कि आप कुछ सोच करके कुछ प्लान करके करेंगे तो वो काम थोड़ा नकली और कृत्रिम जैसा हो जाता है। अगर किसी शख्सियत पर ही फोकस करके आपको लिखना है, उसकी जीवनी लिखनी हो, उसका प्रोफाइल लिखना हो, तो आपके मनोभाव जो हैं, आप क्या सोचती हैं उस चीज को लेके, निश्चित रूप से आप जो सोचते हैं वो दूसरे नहीं सोचते होंगे, क्योंकि आपकी परवरिश एक अलग ढंग से हुई है। आपका परिवार, आपकी शिक्षा, आपके दोस्त, आपके माता पिता, आपके सगे संबंधी, इन सब ने आपका निर्माण किया है। तो आपका जिसको आउटलुक कहते हैं, वर्ल्ड व्यू कहते हैं, वो इनसे बना है, और उसमें वो व्यक्ति आके घुस रहा है। आपके उस वर्ल्ड व्यू के हिसाब से उस व्यक्ति को आंकना शुरू कीजिए, और फिर उसके किसी ऐसे पहलू, देखिए बायोग्राफी लिख देना बहुत आसान काम है। मैंने भी इरफान की बायोग्राफी नहीं लिखी है ये, मैं चाहता तो वो काम भी कर सकता था कि इरफान यहाँ पैदा हुए, यहाँ स्कूल गए, ये पढ़ाई की, वो बहुत जरूरी चीज है कई सारे कलाकारों के बारे में जानने के लिए। लेकिन अगर आप विकिपीडिया से आगे बढ़ के कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर बायोग्राफी लिखने का कोई मतलब नहीं। और एक संकेत दूं मैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि सुतपा उनकी बायोग्राफी लिख रही हैं या लिखेंगी, जैसे ही उनको थोड़ी सी फुर्सत। सुतपा उनकी पत्नी जी। तो बाकी 2 किताबें अंग्रेजी में आ चुकी हैं उनके ऊपर,
मुझे अनूप पांडे की किताब, अनूप सिंह की किताब बहुत अच्छी लगी है। अनूप सिंह जो खुद निर्देशक हैं और उन्होंने इरफान के साथ काम किया, किस्सा उनकी फिल्म थी, तो वो किताब बहुत ही पोएटिक है, उसको पढ़ सकते हैं। आशीष छाबड़ा की किताब है, वो भी अच्छी किताब है, जो सबसे पहले उनको रेखांकित करती है, उनके व्यक्तित्व को ले आती है। मेरी किताब की खासियत यह है कि इसमें इरफान स्वयं आधी किताब में और आधी किताब में इरफान के जानने वाले हैं। और मैं इस किताब को बायोग्राफिकल रूप भी आसानी से दे सकता था कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने वो कहा, फलाने ने ये कहा, तो ये हम समझ सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वो भी एक शैली है लिखने की, लेकिन आप जब लिखना चाह रही हैं वो आप तय करें कि आप उसका फॉर्मेट क्या अपनाना चाहती हैं, किस तरीके से उस शख्सियत को प्रेजेंट करना चाहती हैं, उसके किस पहलू को सामने लाना चाहती हैं। मेरे लिए कलाकार इरफान ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं व्यक्ति इरफान से। मैंने व्यक्ति इरफान की बातें कम की हैं, उनके व्यक्तित्व की बातें जरूर आई हैं, लेकिन इरफान ऐसे थे, इरफान जैसा हमारे रघुवीर यादव हैं जैसे, वे कहते हैं कि किसी की जीवनी लिखना बहुत आसान काम है। सबसे पहले कहो कि वे बहुत अच्छे आदमी थे, फिर लिखो कि वे सड़क पे चलते थे तो पहले बाएं देखते थे, फिर दाएं देखते थे, फिर सड़क क्रॉस करते थे, तो बहुत सभ्य नागरिक थे वे। तो इस तरीके से तुम बातें बढ़ाते चले जाओ और उनको सभ्य बताते जाओ, उनको अच्छा कहते जाओ, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है आपका, लेकिन रिया आप अच्छा सोच रही हैं। अगर आप करना चाहती हैं, किसी शख्सियत की जीवनी लिखना चाहती हैं, उस पर काम करना चाहती हैं, तो आपको अभी से शुभकामनाएं। बहुत 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 धन्यवाद सर जोड़ने के लिए। जी, हम बातचीत के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। जैसे कि इरफान के काम के सालों को हमने 3 हिस्से में एक तरह से अनौपचारिक तौर पे बांटा। 90 से 2000 तक की बात की, 2000 से 2010 तक की बात की, और जो आखिरी दशक था उनके काम का सन 2010 से 2020 के बीच, जो बहुत ही अहम रहा, क्योंकि इस दौरान लाइफ ऑफ पाई, द लंच बॉक्स, पान सिंह तोमर और इस तरह की तमाम फिल्मों, और मेन कमर्शियल सिनेमा में भी पीकू और इस तरह की तमाम फिल्में उन्होंने की। हिंदी मीडियम, इंग्लिश, अंग्रेजी मीडियम, ये सब फिल्में की, इन्फर्नो, ये सारी फिल्में, जुरासिक वर्ल्ड। तो इस दौरान आपका उनसे कितना संपर्क रहा? पुस्तक में आपने इस दौरान जो आपका उनसे इंटरेक्शन हुआ उसको भी दर्ज किया है क्या? शायद वो हिस्सा मैं देख नहीं पाया हूँ अभी। और क्या बाद के इंटरव्यू में आया है, जब वे ऑस्कर से लौट के आए थे तब मैंने बात की थी। और रिडली स्कॉट की एक फिल्म वो छोड़ दिए थे, किसी वजह से नहीं कर पाए थे, वो सब भी चर्चा है थोड़ी सी इसमें। फिर विदेशों से लौट कर आते रहे। एक उनकी सीरीज है जो भारत में कम लोगों ने देखी है और जिसको वे अपना बेहतरीन काम मानते रहे, मैं भी नहीं देख पाया हूँ उसको अभी तक, वो है इन ट्रीटमेंट, और शायद HBO पर है वो। अच्छा। तो इन ट्रीटमेंट को अपनी आखिरी श्रेष्ठ काम में से मानते थे कि उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, भाषा सीखनी पड़ी थी। इस बात पे बहुत जोर देते, चाहे नेमसेक की भाषा हो या फिर बाद में भी उनकी फिल्मों की भाषा हो, उस भाषा के लिए 2-2, 3-3 महीने लगाते थे संवाद अदायगी पर और संवाद की भाषा पर। जैसे नेमसेक में ही जो भाषा है वो उनकी आम भाषा नहीं है जो जैसे वो बोलते थे। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी, जो कलाकार के लिए शायद जरूरी होती होगी, हम पत्रकार उतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अपने कलाकार को, अपने किरदार को समझना और किरदार की भाषा जो निर्देशक ने तय की है उस भाषा को सीखना, उसके लिए अभ्यास करना। 4 महीने आप सिर्फ भाषा सीखने पर, संवाद सीखने पर। और NSD के छात्रों की अच्छी खूबी है, इनको लंबे लंबे संवाद याद, 2-2, 3-3 पृष्ठ ये लोग पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। जो माफ करें, आज के जो हिंदी फिल्मों के पॉपुलर कलाकार हैं उनको 2 पंक्ति भी याद नहीं रहती। उनके लिए सामने वो बोर्ड लगाया जाता है, जैसे एयरपोर्ट से निकलते समय आप देखते होंगे ना, आपका स्वागत है लिखा हुआ, टेलीप्रॉम्प्टर जैसे कुछ। हाँ, तो वैसे कार्ड लगाए जाते हैं उन लोगों के लिए ताकि वे संवाद बोल सकें। जबकि आपकी किताब में उस सीरीज की बात करते हुए उन्होंने शायद बताया है कि वहां पे कितने लंबे लंबे 15-15, 20-20 पेज के डायलॉग याद करने पड़ते थे, पूरा सीन, पूरा सीक्वेंस, और शूटिंग होती थी जिसमें रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, और अगर एक बार कहीं पे फंबल किया या कुछ कटे तो पूरा का पूरा फिर से करना पड़ेगा, दोबारा बोलो।
हाँ तो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये भी एक कलाकार की साधना का ही एक लेवल है, एक स्तर है कि इतना वो करे और इतनी मेहनत करे। दुनिया को सिर्फ चकाचौंध और सफलता दिखाई देती है और बड़ी बड़ी बातें दिखाई देती हैं, लेकिन उसके पीछे की जड़ की गहराई और उसके पीछे की तपस्या शायद लोग देख नहीं पाते हैं। और मेरे ख्याल से उस किताब में आपने बड़ी खूबसूरती से अपने आप वो चीज़ें आ गई हैं, ताकि जो आपने कहा कि इरफान को 360 डिग्री समझना हो तो ये किताब पढ़नी चाहिए। खुद इरफान के शब्दों में ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। तो बहुत अच्छा आपने बताया अजय जी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे बातचीत इतना कुछ है, लेकिन बजाय बातचीत के रूप में इसको आगे बढ़ाने से हम यही कहेंगे कि अगर आप किताब को इस पढ़ें तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आपको संतुष्टि देगा और काफ़ी कुछ जानने को और सोचने को और मंथन करने को देगा। इस बातचीत को यहाँ और पे हम किताब में मैंने मेल आईडी दिया हुआ है। जी अगर किसी के पास कोई सवाल हो, या सोशल मीडिया पर मैं सब जगह हूँ, आपको मन में कोई भी सवाल किताब पढ़ने के बाद आती है तो जरूर अपनी राय दें, अपनी प्रतिक्रिया दें। आपको किताब अच्छी लगी है तो उसकी तारीफ करें, किताब अच्छी नहीं लगी है तो कमियां बताएं। मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि अगला एडिशन जब इसका हो तो उसमें कुछ सुधार कर सकूं। और मैं लगातार लिखता रहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज आकाश माहेश्वरी को, जो नए प्रकाशक होने के बावजूद जी जान से मेरे साथ लगे रहे और आज यह किताब इस मुकाम पर पहुंची है कि तमाम जगह चर्चाएं हो रही हैं। मैं तो इसको कह रहा हूँ कि मैंने उदाहरण दिया उनको कि ये जंगली घोड़े की तरह है। अब ये अपनी स्पीड खुद ले चुका है, हम आप कुछ नहीं कर रहे हैं इसके लिए। चलिए, ये बहुत अच्छी घोड़ा बात है। दौड़ता है, थोड़ी देर रुक जाता है, फिर दौड़ता है, फिर रुक जाता है, फिर दौड़ता है, और इसको कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आकाश माहेश्वरी और सरस्वती बुक्स और भी इस तरह के सिनेमा को लेके अच्छी और संजीदा किताबें सामने लेके आएंगे, और हम इस तरह के और भी कार्यक्रम इसको लेके करेंगे। अंत और में आपकी इस बातचीत के जरिए आज मैं आकाश को वीडियो पर सीधे देख पा रहा हूँ। अभी तक हमारी वीडियो चैट नहीं हुई है। वाह चलिए, इसका भी एक प्लेटफॉर्म बना न्यू डेली फिल्म फाउंडेशन, और आगे और भी उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि और अच्छे मौके आएंगे मिलने के, जुलने के और अच्छा काम करने के, उसको आगे बढ़ाने के। बस इसी नोट पे हम और इरफान साहब को बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही खुलूस के साथ याद करते हुए विदा लेते हैं। और अंत में उनका एक डायलॉग याद आ रहा है लाइफ ऑफ पाई फिल्म में, जो आखिरी में वो कहते हैं कि अंत में पूरा जीवन सिर्फ सब कुछ छोड़ देने का नाम भर रह जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब अलविदा कहने का मौका नहीं मिल पाता है। और इरफान साहब को वाकई में उनके तमाम चाहने वालों को अलविदा कहने का मौका नहीं मिल पाया, ना वो हमें कह सके ना हम उनको कह सके। तो उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी होंगे, उनके लिए जो लोगों के दिलों में मोहब्बत है उसको देख के मुस्कुरा रहे होंगे, और उनका किया काम तमाम उनके चाहने वालों को और इस फील्ड में उतरने वालों को नई रोशनी दिखाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आकाश जी और इससे जुड़े तमाम लोग, आप सभी लोगों का। चल।